थी यहाँ पर, वो ये थी कि ब्रिटिश कॉन्केस्ट हमारे पास, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये देख लिया था कि पोर्चुगीज हमारे पास आ गए थे, ठीक है। तो पोर्चुगीज को हम कवर कर चुके हैं कि 1498 में वास्को द गामा जो था वो इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद वो इंडिया में एस्टेब्लिश कर गया था 1498 में, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास जो थे ये जो मुगल्स थे ये भी नहीं आए थे अभी तक, सिर्फ हमारे पास पोर्चुगीज ही थे जो हमारे पास सबसे 1498 में आए थे। उसके बाद बाकी की ईस्ट इंडिया कंपनीज और भी थी, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की अपने, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये सारे की सारी जितने भी कंपनीज थी इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। इंडिया में ये अपने आप को सब मतलब एज अ बिजनेस, जैसे मैंने कल की वीडियो में बात की थी कि हमारे पास एक कैपिटलिस्टिक अप्रोच थी, और दूसरी अप्रोच जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास इसको ब्रूट फोर्स थी। वो जो ब्रूट फोर्स थी वो थी हमारे पास इनकी ब्रिटिशर्स की, सॉरी इनकी क्या बोलते हैं, मुगल्स की, जहां पे ये लड़ाई करके जोर जबरदस्ती धक्के से हर चीज को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे थे। और जो कैपिटलिस्टिक सोच थी वो सोच थी हमारे पास इसकी क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की थी, यूरोपियंस की। तो अब वो धीरे धीरे इंडिया में आना शुरू हुए। अब इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास सेटलमेंट ऑफ डच इन इंडिया। तो ये जो डच है ये इंडिया में किस हिसाब से सेटल हुए, सबसे पहले कैपिटल टिल 1960 1690 तक ये ज्यादातर जो ये थे ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे आके सेटल हुए, ठीक है। कासिम बाजार हो गया, चिंचपुरा हो गया, बालासोर हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फिर भीमलीपट्टनम हुआ, मछलीपट्टनम हुआ, निजामपट्टनम हुआ, पुलिकट हुआ, नागापट्टनम हुआ। ये सारे के सारे इनके एरिया थे, वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादातर ये नहीं थे, पोर्चुगीज ज्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो मोर एक्टिव ऑन द ईस्टर्न कोस्ट फॉर कॉटन ट्रेड एंड डोमिनेटेड ओवर पोर्चुगीज। यानी वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास क्या हुआ करता था, वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास एक चीज थी, वो थी कॉटन ट्रेड हुआ करता था, और इसको उन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया हुआ था, ठीक है। नागापट्टनम में इनकी सबसे ज्यादा चीज हुई, बैटल ऑफ बेदारा हुई या चिंसुरा हुई, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जो ये चिंसुरा है वेस्ट बंगाल, प्लस मीर जाफर नवाब प्लस इंग्लिश। इसमें डच जो थे वो हार गए थे। मैंने आपसे बात की थी कि 1700 टू 1800 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, और 1700 टू 1800 के बीच में हमारे पास क्या हुआ था, 1700 टू 1800 के बीच में हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास पावर थी वो सारी की सारी पावर ट्रांसफर हुई थी टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब वही हो रहा है 1759 में। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इसको खत्म करना शुरू कर दिया जो कि हमारे पास डच थे, ठीक है। तो 1759 में इन्होंने डच डच को हराना शुरू कर दिया और वहां पे वो खत्म हो गए। तो अगर हम इसकी डच की सीक्वेंस देखें कि किस हिसाब से डच इंडिया में आए और बसे और चले, तो हम ये कह सकते हैं कि 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम बाय वेडर हेग, 1610 में फैक्ट्री एट पुलिकट, उन्होंने पुलिकट में फैक्ट्री बना दी 1610 में, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियंस टू स्टार्ट देयर ओन गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, 1650 में एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सिल्क यार्न एट कासिम बाजार वेस्ट बंगाल, फर्स्ट टू प्रमोट टेक्सटाइल इन इंडिया, फैक्ट्री एट चिंसुरा वेस्ट बंगाल एंड फोर्टिफाइड इट विद द नेम ऑफ गुस्तावुस फोर्ट, 1690 मेड नागपट्टनम एज द कैपिटल, 1759 Battle of Bedara or the Battle of Chinsura lost to English and closed all India operation। तो 1759 तक आते आते, ठीक है, ये इन्होंने सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ से खत्म कर दिए। एक चीज याद रखना दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट रिवोल्ट हुआ है, फर्स्ट रिवोल्ट हमारे पास कब हुआ है, नहीं, 1856। 1857 में, ठीक है। तो एटीन फिफ्टी फर्स्ट सेवन रिवोल्ट हमारे पास कब हुआ है, फिफ्टी सेवन 1857 में, ठीक है। तो फर्स्ट रिवोल्ट जो है हमारे पास वो है 1857 में। 1857 से एग्जैक्टली 100 साल पहले, कब, एटीन 100 साल सिक्सटीन पहले। 18 1757। 17 1757। 1757 में याद रखिएगा बैटल ऑफ पलासी हुई है, ठीक है। यस सर। समझे, समझे या नहीं समझे, यस। 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई है। और जब बैटल ऑफ पलासी चल रही थी उसी टाइम ये बैटल ऑफ चिंसुरा और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म हो रही है। समझ गए कि नहीं समझे, यस सर। ठीक है। तो ये डच जो है बैटल ऑफ चिंसुरा के अंदर लॉस्ट टू इंग्लिश एंड क्लोज्ड ऑल ऑपरेशंस इन इंडिया, चले गए डच, ठीक है। तो अब हमारे पास पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज हमारे पास देवर द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव इंडिया। डच आए हमारे पास,
डच जब भी आए हमारे पास 1600 में, लेकिन 1759 के आसपास डच भी इंडिया छोड़ के चले गए। 1610 के आसपास ही एक और कंपनी हमारे पास एस्टेब्लिश हुई, और उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में जॉन मिडन हॉल केम टू इंडिया वाइल लैंड रूट गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, दैट इज ग्रुप ऑफ मर्चेंट एंड सम शेयर ऑफ रानी एलिजाबेथ। 1600 में एलिजाबेथ वन पास्ड रॉयल चार्टर ऑफ 15 ईयर ट्रेड मोनोपली इन ईस्ट इंडीज। 1609 में जेम्स वन अगेन एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली फॉर अनलिमिटेड पीरियड। 1813 में ट्रेड मोनोपोली एंडेड। 1813 याद रखना, 1813 में ट्रेड मोनोपोली इनकी खत्म हो गई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ क्या अब? 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया इन हेक्टर शिप। 1608 में आया। 1609 में जहांगीर के कोर्ट में ये गया। ठीक है। जहांगीर ने इसको टाइटल दिया इंग्लिश खान, और उसके बाद इसको परमिशन दी गई कि तू अपनी सूरत में फैक्ट्री बना सकता है। तो रेड द लेटर इन द नेम ऑफ अकबर बाय जेम्स वन। जहांगीर गिव्स फरमान टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत टू कैप्टन मिडल्टन इन 1611। ठीक है। 1613 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली सूरत, और 1615 में थॉमस रो कम्स टू द मुगल इंडिया टू सीक फरमान फ्री ट्रेड एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम इनलैंड टोल। तो वो धीरे धीरे अपना बिजनेस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 1608 9 10 की बात कर रहे हैं, तो ये जहांगीर और शाहजहां का टाइम। जहांगीर की डेथ हो जाएगी आपकी 1609 के आसपास, और उसके बाद फिर आपके बाकी के इसके आगे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वो वाला टाइम था जहांगीर के बाद का, जब आपके पास शाहजहां आएगा और लास्ट में आपके पास औरंगजेब आएगा। तो उन्होंने वहां से जो यूरोप में जो ये थे मुगल्स थे, वो अपने आप में अपने आप को खुद एस्टेब्लिश कर चुके थे इंडिया में। एट द सेम टाइम ये भी आपके चल रहे थे। तो आगे चले। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। 11 मछलीपट्टनम। 1616 में फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम। 1632 में राइट टू ट्रेड इन गोलकोंडा। 1644 में फर्स्ट फोर्ट एट मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 में नवाब ऑफ बंगाल शुजा उद दीन ग्रांट्स राइट टू ट्रेड। 1651 में ये शुजा उद दौला का वंशज है, उल्टी साइड को, रिवर्स में। 1662 में रिसीव्ड बॉम्बे एज डाउरी फ्रॉम पोर्चुगीज। ठीक है। अब बॉम्बे इनके पास आ गई। मर्जर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 टू 1700 डेवलप्ड बंगाल एंड डिक्लेयर इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी। तीन प्रेसिडेंसीज रही हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी जो प्रेसिडेंसी रही है वो प्रेसिडेंसी रही है आपकी कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो हमारे पास तीन प्रेसिडेंसीज रही हैं, और तीन प्रेसिडेंसी में से पहली प्रेसिडेंसी जो थी वो एस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है। उसके बाद आगे चलें। 1698 में एज पर मॉरिस मिशन किंग विलियम थ्री फाउंडेड अनदर कंपनी, और 1708 में बोथ कंपनीज मर्ज एज यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया 1691 में फरमान बाय औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जेम्प्टेड टू पे ड्यूटी फ्रॉम मुगल एम्पायर। तो ये 1691 तक औरंगजेब औरंगजेब से इन्होंने कुछ कंसेशंस लिए। 1717 में सर जॉन सरमन मिशन वॉज सेंट रॉयल फरमान बाय फारूक शार फॉर 5000 पाइगोडा पर ईयर ट्रेड कंसेशंस। इन्होंने भी अपने सिक्के, और नोन एज द मैग्ना कार्टा। थ्री हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कौन से? 1690 जॉब चारनॉक परचेज थ्री विलेजेस ऑफ बंगाल फ्रॉम मुगल एम्पर। गोविंदपुर, सतनौटी एंड कलिकत्ता, ये तीन थे, और वहां पर फोर्ट विलियम्स बनाया गया। ये जो फोर्ट विलियम बनाया 1696 में, ये आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है, और इसी की वजह से वो बैटल ऑफ प्लासी भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। 1668 में जेराल्ड अनुक्टिर लीज फ्रॉम चार्ल्स टू द एनुअल द 10 पाउंड लीज किंग ऑफ इंग्लैंड हु गॉट इट इन डाउरी। बॉम्बे इन्होंने पोर्चुगीज से जो लिया था। और मेड्रास 1639 में फ्रांसिस डे प्रोक्योर्ड मेड्रास फ्रॉम वेंकटाद्री नायडू। ठीक है। और वहां पर एक फोर्ट बनाया गया, उसको कहते थे सेंट जॉर्ज फोर्ट। उसके और अगर मैं डेनमार्क की बात करूं, डेनमार्क जो थे वो हमारे पास आइलैंड एरियाज में ज्यादा थे। 1616 में
दे फोर्टिफाइड इट, एक ट्रैंक कोई बार था तमिलनाडु में, उसको फोर्टिफाई किया गया। हेडक्वार्टर सीरमपुर में वेस्ट बंगाल में थे। और 1745 में ये तकरीबन तकरीबन सोल्ड ऑल सेटलमेंट्स टू ब्रिटिशर्स। तो वो वाली बात मेरी याद रखिएगा कि 1700 टू 1800 के बीच में ये सारे के सारे, देर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस यू कैन से मुगल्स टू ब्रिटिशर्स। ठीक है। ठीक है, तो डेनमार्क भी फिर यहाँ से इंडिया से रुखसत हो जाता है। अब आ जाता है हमारे पास फ्रेंच। ठीक है। अब हम फ्रेंच की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाय लुई 14, द फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट। ठीक है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। 1668 में केम इन इंडिया एंड फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में ही ज्यादातर इनकी फैक्ट्रीज बनी है ज्यादातर। 1669 में सेकेंड फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम। तो दो इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, सूरत और मछलीपट्टनम। 1674 में पौंडीचेरी मेड हेडक्वार्टर, तो पौंडीचेरी को हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है। मेजर फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया, चंद्रनगर, यनम, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, करायकाल, माहे और सूरत। ठीक है। ये जो अगर आप देख रहे हो ना, माहे, करायकाल, यनम और पौंडीचेरी, ये आज भी पुडुचेरी का ही हिस्सा है। ठीक है। तो पुडुचेरी इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, 1700 टू 1800 के बीच में हमारे पास क्या हो गया, 1700 टू 1800 के बीच में हमारे पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश करेगी खुद को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो कि यूरोपियन कंपनीज है उनको बाहर निकालेगी। तो अब ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी सारों को धीरे धीरे बाहर निकाल रही, किसी के साथ इसने मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिए। ठीक है। मुगल्स के साथ इसने पीस ट्रीटी कर ली और उनसे इन्होंने फरमान मांग लिया। अब रह गया इनके साथ फ्रेंच। अब फ्रेंच के लिए क्या हो जाता है, फ्रेंच जो थे, अब देखो उसी दौरान, इससे पहले मुझे एक और चीज आपसे डिस्कस करनी है, एक मिनट को जरा। इस टाइमलाइन के अंदर हमारे पास क्या हो जा रहा है, 1700 में, 1706 से 7 के आसपास डेथ हो जाती है किसकी, औरंगजेब की। ठीक है। औरंगजेब की डेथ होगी। औरंगजेब की डेथ होने के बाद जितनी भी आपकी ये मुगलिया सल्तनत है, ये सारी की सारी मुगल जो थे ये वीक हो जाते हैं। अब जब औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल वीक हो गए तो इसके बाद होगा क्या, जितनी भी रीजनल किंगडम्स हैं इंडिया की, वो रीजनल किंगडम सारी की सारी उठेंगी। रीजनल किंगडम्स में साउथ में हमारे पास एक गवर्नर जितने भी थे, नवाब थे, वो उठे। नॉर्थ में हमारे पास सिख जितने भी थे वो उन्होंने हथियार उठा लिए। सेंटर में मुगल जो मराठास थे इन्होंने हथियार उठा लिए। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है पूरा का पूरा इंडिया बिखर गया। बिखरने के बाद ये वाली बात पता चल जाती है इसको नादिर शाह को। तो नादिर शाह आर्मी लेके आता है इन द ईयर 1738। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है। 1738 में ये आ जाता है नादिर शाह, और नादिर शाह आने के बाद यहाँ पर इंडिया में अटैक कर देता है इसी वीकनेस को लेके। ठीक है। ये इसको रोकने के लिए मुगलिया सल्तनत से एक बंदा निकलता है, उसका नाम होता है मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। रंगीला। ठीक है। अब यहाँ पर मोहम्मद शाह या फिर रंगीला आया। रंगीला आने के बाद 1738 में वो इससे लड़ने के लिए चला गया, और ये कहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर एक शहर है, उस शहर का नाम है करनाल। करनाल तक इसकी फौज गई। रंगीला की फौज कितनी थी, 3 किलोमीटर इसकी फौज चौड़ी थी और 25 किलोमीटर इसकी फौज लंबी थी। कुल मिला के बहुत बड़ी फौज लेके ये इसे नादिर शाह से मिलने के लिए गया। ठीक है। अब जैसे ये नादिर शाह से मिलने के लिए गया यहाँ पे करनाल में, नादिर शाह ने इसको हरा दिया और इसको हम कहते हैं जब बैटल ऑफ करनाल, काफी। ना करनाल। ठीक है। 1738 में। तो इसने क्या किया, इस पूरी की पूरी मुगल सेना को हरा दिया। हराने के बाद ये लेके गया इसको, रंगीला को, दिल्ली। दिल्ली में जितने भी इसके पास खजाना था, सारा का सारा खजाना इसने लूटा। और लूटने के बाद इसके पास जानवर कम पड़ गए थे, इतने बुरी तरह लूटा, और अपने शहर जाके कई सालों तक इसने टैक्स ही नहीं लिया। जितने हो सकते थे इसने कैदी बनाए, जितने हो सकते थे इसने अशरफियां, पीकॉक थ्रोन, सब कुछ ले गया इंडिया से लूट के। ठीक है। और मुगल्स को बिल्कुल वीक कर गया। अब यहाँ पर मुगल्स वीक हो गए 1738 39 में। ठीक है।
तो मुगल्स वीक हो गए, तो यहां से स्ट्रांग हुआ कौन? मराठास। अब मराठास यहां से स्ट्रांग हुए, उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, और मराठास की काफी बड़ी एक आर्मी बन गई। यहां पर आते आते तकरीबन तकरीबन 1760 तक आते आते, ठीक है, मराठास काफी बड़ी पावर बन चुका। ठीक है, अब मराठा काफी बड़ी पावर बन चुका था, इस मराठा को चैलेंज किया यहां से एक और लुटेरे ने, और उस लुटेरे का नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब्दाली आया, अब्दाली ने आके मराठास को यहां पर हराया इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसमें? थर्ड बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत। ठीक है, तो अब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इसने पूरे के पूरे मराठास को हरा के किनारे कर। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, यस सर। अब हमारे पास मराठास भी वीक हो गए, छोटी छोटी पावर्स भी हमारे पास वीक होगी, और ये बहुत ही अच्छा एक सबब बना। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर सारे के सारे अब पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर सकते थे। लेकिन इस दौरान ब्रिटिशर्स के पास पंगा क्या था? ब्रिटिशर्स के पास पंगा ये था कि यहां पर एक यूरोपियन फोर्स और बची थी, उसका नाम था फ्रेंच। और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की आपस में ही नहीं बनती थी। चाहे आप यूरोप की बात कर लो, ऑस्ट्रिया की एक्सेशन की बात कर लो, सक्सेशन की बात कर लो, कि ऑस्ट्रिया में अगला राजा कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इनकी लड़ाई वहां पे चलती थी। ठीक है, और वहां पे नहीं बनती थी, तो यहाँ पर इंडिया में भी नहीं बनी। और जब इंडिया में नहीं बनी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ये जो गवर्नर छूटे थे मुगल पार्ट से, इनमें से एक बंदे ने बोला कि यार मुझे राजा बनना है, दूसरे ने बोला मुझे राजा बनना है। और जो यहाँ पर थे नवाब थे और गवर्नर थे, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो एक को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, एक को सपोर्ट किया फ्रेंच ने, और आपस में लड़े। और जैसे ये आपस में लड़े, इन दोनों इन लड़ाइयों को हम कहते हैं एज अ कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, दो, हमारे पास तीन कार्नेटिक वॉर्स हुई। ठीक है, पहली कार्नेटिक वॉर हुई जहां पे आपके ब्रिटिशर्स बुरी तरह हार गए। फिर रॉबर्ट क्लाइव आया, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इन्होंने फ्रेंच को हरा दिया, और डुप्ले डुप्ले सब इन्होंने खत्म कर दिया। और यहां के बाद जैसे सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है, ये आगे चले जाते हैं, यहां पर एक इशू हो जाता है, जो मैं बात कर रहा था, फोर्ट विलियम बनाना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम बनाना शुरू किया, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एक बंदा होता है, उसका नाम होता है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ने मना कर दिया कि तुम ऐसा ना करो, और उसने कुछ लोग बंदी बना लिए। और बंदी बनाने के बाद वो लोग जो थे, उन लोगों का दम घुट गया, और दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एज अ ब्लैक होल ट्रेजिडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोग मर गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने अटैक कर दिया सिराजुद्दौला में, दौला पे, इन द ईयर 1757। और ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ 1757 में पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी 1757 सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, सिराजुद्दौला को इसके अपने ही दो लोगों ने धोखा दे दिया, और ब्रिटिशर्स ये सारी की सारी लड़ाई जीत गए। और जब यहां पे जीत गए ब्रिटिशर्स, तो बंगाल इनका हो गया। फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर में इन्होंने पूरे का पूरा कार्नेटिक अपने अंडर कर लिया, ये सारा का सारा रीजन। अब कार्नेटिक इनके अंदर हो गया, बंगाल इनके अंदर हो गया। और 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई शुजाउद्दौला के बारे में। यहाँ पर मीर जाफर था जो कि यहाँ पे बन गया था, तो मीर जाफर ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। बाद में उसको पपेट बनाया गया, फिर हटाया गया, फिर आगे जाके यहाँ पर शुजाउद्दौला था 1764 में बक्सर में, और उसको भी हरा दिया गया। ठीक है, तो 17 अब हुआ क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कार्नेटिक वॉर जिसमें फ्रेंच को हराया, 1757 में पलासी, 1764 में बक्सर, और इसी दौरान 1762 में मराठास को खत्म कर दिया अब्दाली ने। और ये कुछ ऐसा समीकरण बना जिसके अंदर पूरा का पूरा ये बंगाल रीजन जो था, जो कि गैंगेटिक रीजन था, सबसे उपजाऊ रीजन था, ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ। और अब अगर ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, तो इस डेट के बाद ब्रिटिशर्स ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बन गया, इनके पास पैसा आना शुरू हो गया, इनके पास टेरिटरी आना शुरू होगी। अब इन्होंने क्या करना है, पूरे के पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में करना है। समझे मेरी? अब यहां
यहाँ पर हमारे पास वही चीज हुई, कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। तो तीन लड़ाइयां हुई थी 1746 से लेके 1763 तक। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 टू 48, सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 55, थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 टू 63। ये तीन कार्नेटिक वॉर हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वही चीज जो मैंने आपसे बोली थी कि यूरोप से ये लड़ाई शुरू हुई, और यूरोप से लड़ाई शुरू होने के बाद ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के ऊपर थी। फीमेल वॉज बिकमिंग क्वीन, ब्रिटिशर्स की यस थी, फ्रेंच की नो थी, इसलिए वो वहां पर लड़ पड़े। यहां पर मेड्रास वॉज कैप्चर्ड बाय डुप्ले, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, रूल्ड बाय नवाब ऑफ कार्नेटिक अनवर उद्दीन। 1748 में besiege of the Pondicherry by the British, but Dupleix performed strong defense। ब्रिटिशर्स को हरा दिया गया, ठीक है। 1748 में इनकी वहां पर ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ एक्स लैश शपैल, ठीक है। मद्रास गिवन बैक टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कनाडा वाज गिवन टू फ्रेंच। तो ये बाहर की लड़ाइयां हैं, इनकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट इंडिया में हो रही है, ठीक है। सेकंड कार्नेटिक वॉर, वॉर ऑफ सक्सेशन इन साउथ इंडिया एट टू प्लेसेस, अनवरुद्दीन नवाब वर्सेस चंदा साहिब, और दूसरी साइड से नजर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। ये आपस में नवाब नुवो आपस में लड़ पड़े, ठीक है। तो ब्रिटिशर सपोर्टेड नवाब्स और फ्रेंच सपोर्टेड राइवल नवाब्स, ये दोनों आपस में इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और ये आपस में लड़ पड़े। और लड़ने के बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई लास्ट में 1752 में। रॉबर्ट क्लाइव किल्ड चंदा साहिब, तो चंदा साहिब को फाइनली इन्होंने मार दिया, ठीक है। और थर्ड जो हुई वो तब हुई जब आपकी 1757, यानी जब आपकी बैटल ऑफ पलासी खत्म हो गई और दूसरी साइड से ये साउथ में इंडिया में मतलब आगे थे वापस। 1762 में अब्दाली भी अटैक कर चुका था, तो ये लास्ट में आके इन्होंने यहाँ पर खत्म हुई। इसको कहते हैं बैटल ऑफ वांडी वॉश भी कहते हैं। और इसकी जो ट्रीटी है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी। इन ट्रीटीज की अलग से एक लिस्ट जरूर बना लेना, ठीक है। अब आ जाओ हमने क्या क्या किया। ड्यूरेशन 1746 टू 47, ब्रिटिश लीडर था बार्नेट, ठीक है। सेकंड था रॉबर्ट क्लाइव, थर्ड के लिए भी था रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंच लीडर डुप्ले फर्स्ट था, फर्स्ट टू स्टार्ट सब्सिडरी अलायंस, फिर बस्सी था, और फिर उसका काउंट डी लैले था। ट्रीटी अलेक्स डे शपल थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी थी, और ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, ठीक है। अब रीजन फॉर फ्रेंच डिफीट इन इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट undertaking. All directors were appointed by the crown. All decisions were bureaucratic and lethargic. French were involved in lot of fronts in all of the part of the world like India, North America, and Europe. Complex. Navy became weak. British East India Company was private company. French failed to understand Indian political complexity and Britishers won the Battle of Plassey। तो ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका क्रक्स है जो हमने अभी बात की। पोर्चुगीज 1498 कोचीन में, और लास्ट इन इंडिया वर इन 1961। डच 1605 मछलीपट्टनम यहाँ पर, इंग्लिश सूरत 1947, डेनिस 1745, फ्रेंच यहाँ पर 1954 तक